बुरे कर्मों का फल। नमस्कार दोस्तों, सान्या अफवाह स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की कहानी है बुरे कर्मों का फल। विकास हाथ में केक लिए ऑफिस से घर आकर बाबूजी के कमरे में जाने लगा और दरवाजे के बाहर से चहकते हुए बोला, जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो बाबूजी। लेकिन सामने देखते ही उसके कदम एकदम से रुक गए। बाबूजी बाबूजी, उस 2 मिनट में विकास ने हाँफते हुए पूरे घर को खंगाल डाला। लेकिन बाबूजी कहीं नजर नहीं आए। दौड़कर अपने कमरे में गया जहाँ उसकी पत्नी और उसकी सासू माँ बैठकर हंसकर बेशर्मों की तरह बातें कर रही थी। रचना, बाबूजी कहाँ है? जवाब न पाकर विकास ने तेज आवाज में पत्नी से चिल्लाते हुए पूछा, रचना, मैंने पूछा बाबूजी कहाँ है? अरे मुझे क्या पता कहाँ है, मैंने उनका कोई ठेका नहीं ले रखा है क्या? हमेशा उनके पीछे पीछे रहूं। इतना सुनते ही विकास ने रचना के गाल पे एक थप्पड़ जड़ दिया। वो यह कैसी बातें कर रही हो तुम? बाबूजी के बारे में तुमने ही तो उन्हें कितने प्यार से यहाँ बुलाया था और आज तुम ही कह रही हो कि तुमने उनका ठेका नहीं ले रखा है। दामाद जी, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? मेरी बेटी से खबरदार, सासू माँ बीच में मत बोलिएगा। मैं अपनी पत्नी से बात कर रहा हूँ और अगर मुझे पता चला कि इसमें तुम दोनों का हाथ है तो याद रखना, मैं अपने बाबूजी के लिए हर हद पार कर जाऊँगा। तभी उसके फ़ोन की घंटी बजी। आवाज़ सुनी तो उसके हाथ से फ़ोन छूटकर ज़मीन पे गिर पड़ा और तेज कदमों से विकास घर से बाहर निकल गया। गाड़ी चलाते वक्त उसके हाथ भी थर-थर काँप रहे थे। 2 घंटे के सफ़र के बाद जैसे ही बाबूजी सामने दिखे, उनको गले से लगाकर फूट फूट के रोने लगा। बाबूजी, कहाँ चले गए थे आप? आपने तो मेरी जान ही निकाल दी। मुझसे बात कीजिए बाबूजी, देखिए मैं आ गया हूँ। अब मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। देखिए विकास बाबू, इन्हें मैंने स्टेशन पे बेहोश पड़ा देखा तो मैं यहाँ ले आया हूँ और आपको फ़ोन कर दिया। मैंने दवाइयाँ दे दी है, बस कुछ घंटों में इनको होश आ जाएगा। शुक्रिया अंकल जी, जो आप बाबूजी को यहाँ घर ले आए। इतना कहकर डॉक्टर बाबू चले गए। विकास ने देखा बाबूजी को थोड़ी थोड़ी ठंड लग रही थी, इसलिए वो माँ बाबूजी के कमरे में उनके लिए कुछ चादर ले के लिए गया तो सामने माँ की तस्वीर देखकर उसकी आंखें भर आई। विकास के सामने अपनी माँ के साथ बीते हुए पल उसकी आंखों के सामने घूमने लगे। कैसे माँ? मेरे आने की खबर सुनते ही खुशी से चहक उठती थी और मुस्कुराते दरवाजे पे खड़ी मिलती, मेरा इंतजार करते हुए। और बाबूजी पीछे से बार बार माँ को आवाज़ देती, यशोदा जी अब बैठ भी जाइए, आपका बेटा अपने समय से आ जाएगा। आपकी यूँ बार बार दरवाजे पे जाने से विकास जल्दी नहीं आ जाएगा? और माँ मुस्कुराते हुए कहती, हाँ पता है विकास के बाबूजी, मेरा यूँ बार बार दरवाजे देखने से वो जल्दी नहीं आ जाएगा, पर जब वो दूर से ही मुझे यूँ खड़ा देखेगा तो उसके चेहरे पे भी एक मुस्कुराहट आ जाती है। तभी तो वो रिक्शे से फटाफट उतर कर भाग कर मेरे गले लग जाता है। मुझे कितना सुकून मिलता है यह आपको पता नहीं है जी। सब पता है यशोदा जी, इसलिए तो विकास आपको ज़्यादा प्यार करता है। जानबूझकर बाबूजी माँ को छेड़ने के लिए ऐसे करते थे, पर माँ भी हमेशा बाबूजी को खींचने के लिए कह देती थी। अच्छा तो आपको नहीं करता क्या? कुछ भी मत कहिए दी। मैं लाल के बारे में अगर आपको प्यार नहीं करता तो आपके लिए परदेश से हर बार नई चीज़ खरीद कर नहीं देता। ऐसा कहकर माँ मुस्कुरा देती और बाबूजी आंखों में स्नेह रूपी प्रेम का मोती छलकता है। जैसे जैसे विकास बुरे घर में अपना कदम बढ़ा रहा था, वैसे वैसे माँ की यादें ताज़ी होती जा रही थी। अभी हॉल में घुसा ही था कि शारदा जी चलिए उधर से यहाँ, क्या बाबूजी का ऐसा कहना है और माँ का प्यार भरे गुस्से में इतना कहना कि मैं अपनी बेटी के पास ही बैठी हूँ, आप दूसरी कुर्सी पर बैठिए। फिर स्नेह से मेरी बहू को अपने हाथों से जकड़ कर कांधे पे सर टिका लेते थे और फिर बेचारे बाबूजी को मन मसो कर दूसरी कुर्सी पर बैठना पड़ता था। और मैं मन ही मन माँ बाबूजी का स्नेह पाकर खुद को बहुत खुशनसीब समझता था, पर माँ के बिना आज घर घर नहीं लग रहा है। अभी विकास अपने आंसू को खुद में समेट ही रहा था कि फिर से एहसास हुआ जैसे माँ रसोई से आवाज़ लगा रही हो और कह रही हो, विकास देख
आज खाने में सब तेरी पसंद का खाना बना है। इसलिए विकास खुद पे काबू नहीं कर पाया और माँ कहते हुए रसोई की तरफ, लेकिन उसका वो ख्वाब ख्वाब बनकर रह गया। उसकी आंखें झलक उठी। माँ ने खुद के दर्द को कभी मेरे सपनों के आगे नहीं आने दिया था। खुद एक दूसरे का दुख बटाते रहे, पर मुझे कभी यह एहसास नहीं होने दिया कि माँ को ब्लड कैंसर है और उन्हें किडनी प्रॉब्लम है। मेरी पढ़ाई के लिए उन्होंने एक एक पैसा जुटाई और इस लायक बनाया जिसका खर्च मैं इस जन्म में नहीं चुका पाया। पर मैं आपसे वादा करता हूँ अगले जन्म में आपका यह कर्ज जरूर चुकाऊंगा, चाहे भगवान के सामने मुझे गिड़गिड़ाना ही क्यों ना पड़े। मैं हर जन्म में आपका बच्चा बनकर आना चाहूँगा। बाबूजी के कराने की आवाज़ से विकास ख्यालों से बाहर आया तो बाबूजी के सीने से किसी छोटे बच्चे की तरह चिपका, खुद को कुछ पल में संभाला और बाबूजी का हाथ थाम कर चलने के ही लगा था कि नहीं बेटा। जगदीश बाबू आंखों में आंसू लिए बोले। विकास दृढ़ संकट होकर बोला, बाबूजी आज मैं आपसे वादा करता हूँ कि अपने पिता का खोया हुआ सम्मान मैं आपको वापस दिला कर रहूँगा, चाहे मुझे इसकी कोई भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। इतना बोल उसने बाबूजी को गाड़ी में बिठाया और घर की तरफ चल पड़ा। आज उसका गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी पत्नी और सासू माँ बाबूजी के साथ कुछ ऐसा करेगी कि वो अपनी ही नज़रों में गिर जाएंगे। लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था कि माँ के जाने के बाद उसकी पत्नी ने खुद जिद करके बाबूजी को शहर बुलाया था। अभी कुछ दिनों पहले की ही बात है। गाड़ी जितनी तेज से भाग रही थी, विकास के दिमागों में हजारों सवाल भी एक साथ उतनी ही तेजी से दौड़ रहे थे। सुती हो जी, कहाँ हो? जब भी कुछ कहने की सोचती हूँ या ऐसे ही छुप जाते हैं। अरे कहाँ है? अच्छा तो अखबार में घुस बैठे हैं। अरे अखबार में क्या रखा है? मैं जो कह रही हूँ उस पर ध्यान दो। माँ जी को गुजरे 3 साल हो गए और बाबूजी अकेले उस कस्बे में रह रहे हैं कि आपको अपने पिता की जरा भी चिंता नहीं है? नहीं रचना, अपने पिता, विकास जी बोली। विकास आश्चर्य से बोला, क्या बात है? आज अचानक तुम्हें बाबूजी की चिंता कैसे होने लगी? माँ कह रहे थे जब दोनों बेचारे यहाँ आते थे तब तो तुम्हें वो बिल्कुल पसंद नहीं थे, फिर आज अचानक मेरे बाबूजी की चिंता, आखिर बात क्या है? रचना हकलाहट से बोली, वो पुरानी बात है, सच कहते हैं लोग, बहू अगर अच्छा सोचे तो कोई भरोसा नहीं करता है। अरे पहले की बात अलग थी, छोटे बच्चे थे, कितने काम होते थे। आपको क्या समझ में आएगा कि औरत को कितने काम होते हैं। अब बच्चे बड़े हो गए हैं और पहले तो माँ जी उनका ख्याल रखती थी, अब वो भी नहीं है उस कस्बे में जहाँ न तो चिकित्सा का अच्छा सुविधा है और न ही खाने पीने का। सोचो वो नौकरों के साथ कैसे रहते होंगे। फिर रिश्तेदार या क्या कहेंगे कि बेटा उन्हें 2 रोटी भी नहीं खिला सकता। मैं तो कहती हूँ अब उन्हें यहाँ ले आइए, बस इतना कहकर रचना चली गई। विकास को आश्चर्य हुआ। वो सोचने लगा कि आखिर पत्नी के व्यवहार बदलने का कारण क्या हो सकता है। फिर उसने सोचा हो सकता है समय के साथ उसके व्यवहार में बदलाव आया हो। यही सोचकर खुश हो गया और अपने पिता को फ़ोन करके उसका हाल चाल पूछने लगा और बोला, पापा अब बहुत हुआ काम, आप नौकरी छोड़कर हमारे साथ रहिए। कितने दिन अकेले रहेंगे और नौकरों के हाथ का खाना कब तक खाएंगे? मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ यहाँ आपके सम्मान में कोई भी कमी नहीं होगी। विकास के पिता जगदीश बाबू बोले, बेटा विकास तुम्हारी माँ सही कहती थी, तुम बहुत सीधी हो। शायद तुम्हें याद नहीं कि अगले महीने में रिटायर हो रहा हूँ, पर इसकी खबर मैंने बहुओं को दे दी थी। हो सकता है व्यवस्था के कारण वो तुम्हें बताना भूल गई हो। एक पल को विकास का दिमाग ठमका, फिर उसने सोचा नहीं, इस लोभ में रचना पापा को अपने पास रहने नहीं बुला रही है। हो सकता है वो सच में भूल गई होगी। माँ तुम्हारे दामाद बिल्कुल बुद्धू हैं, उन्हें तो इतना भी याद नहीं कि उसके बाबूजी रिटायर होने वाले हैं। बेकार में वहाँ मकान चेक कर बैठा है, वहाँ से हटेंगे तो मकान को किराए पे चढ़ा दूँगी या फिर बेच दूँगी और फिर रिटायरमेंट के पैसे भी तुम मिलेंगे। एक बार वो पैसे अपने खाते में दिलवा लो, उसके बाद चाहे जो हो मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। विकास अपनी पत्नी की मंशा से बिल्कुल अनजान
बीच पिता को मनाने में लगा था। पापा, अब मैं भी अच्छा खासा कमाता हूँ, क्या आप हमारे साथ नहीं रह सकते? आपकी बहू भी कह रही थी कि बाबूजी को यहाँ ले आओ। अब उसका व्यवहार बहुत बदल गया है, उससे आपकी भी चिंता होती है। जगदीश बाबू बोले, यह तो बहुत अच्छी बात है बेटा। चलो अच्छा है, कम से कम वो मेरे बारे में सोचती तो है। इससे ज़्यादा एक बूढ़े पिता को और क्या चाहिए? उसने पिता से कहा, बाबूजी चाहे जो हो जाए, आप रिटायर हो या न हो, पर आप हमारे साथ रहेंगे। आखिर आपके पोते को भी तो आपकी ज़रूरत है, उसे भी तो आपके घर के रीति रिवाज और संस्कार आपको ही देने हैं। तभी रचना विकास से फ़ोन लेते हुए बोली, बाबूजी हमें भी अपनी सेवा का मौका दीजिए, और फिर लोग क्या कहेंगे कि बेटा बहू के होते हुए भी पिता अकेले नौकरों के भरोसे रहते हैं। आखिर अपने ही तो अपने होते हैं, और फिर हम नहीं काम आएंगे तो क्या कोई और काम आएगा? रचना ने अपनी लच्छेदार बातों से जगदीश बाबू को सुनहरे सपनों का दृश्य दिखाया। जगदीश बाबू बेटे की बात से बहुत खुश थे और उन्होंने वहां आने के लिए हाँ कर दी। जगदीश बाबू के रिटायरमेंट के 2 दिन पहले ही रचना और विकास गोरखपुर पहुंच गए। सालों बाद रचना ने अपने ओरिजिनल ससुराल में कदम रखा होगा। आते जो भी कीमती सामान था सबको उसने बांधा और पति से बोली, बाबूजी के जो भी ज़रूरी कागजात होंगे वो साथ ले चलिए। मैं तो कहती हूँ इस घर को बेचेंगे नहीं और खाली नहीं रहेंगे, इसे तो हम किराए पे लगा देते हैं ताकि घर की साफ सफाई होती रहे, क्योंकि इस घर में माँ जी की कितनी ही यादें जुड़ी है। विकास बोला, इसका फैसला मैं नहीं कर सकता, यह फैसला बाबूजी करेंगे, आखिर ये घर उनका है, उनकी जो मर्जी होगी वो करें, मुझे कोई आपत्ति नहीं। बस मैं यह चाहता हूँ कि रिटायरमेंट के बाद उनका समय सुख से बीते और उन्हें उनके हिस्से का पूरा सम्मान मिले। आखिरकार रचना ने अपने मंसूबे को अंजाम दिया और जगदीश बाबू को अपने साथ ले गई। कुछ दिनों उसकी खूब अच्छे से सेवा सत्कार हुई। बच्चे के साथ उसका भी मन लग गया, और क्यों न लगता, बहू इतनी मीठी मीठी बातें करती थी, बेटा इतना सम्मान करता था, और क्या चाहिए। एक दिन बेटा नाश्ता करके दफ्तर गया। जगदीश बाबू टीवी देख रहे थे तो रचना बोली, बाबूजी बाजार से 2 किलो आलू, 1 किलो प्याज ला दीजिए, और हाँ, दूध के साथ साथ मुन्नी के लिए बिस्किट भी ले आइएगा। जगदीश बाबू बोले, बहू जब सुबह घूमने जाता हूँ तभी कहती मैं सब ला देता, अब फिर से मुझे दोबारा जाने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा है। रचना बोली, पापा जी पूरे दिन तो आप घर में बैठे रहते हैं, थोड़ा बहुत काम कर लेंगे तो इससे हर्ज क्या है। मैं कौन सा आपको पहाड़ तोड़ने के लिए कह रही हूँ, बस सब्जी मंडी जाकर कुछ सामान तो लाना है। जगदीश बाबू बोले, अरे बेटा मैं कौन सा मना कर रहा हूँ, जा रहा हूँ, मुझे आदत नहीं है ये सब काम करने की, और अब मेरी भी उम्र हो रही है, इसलिए कहा मैंने कि अगर सुबह बता दिया करूँ तो वापसी में शेर सामान ला दिया करूँगा। ठीक है, नाराज मत हो, मैं अभी ला देता हूँ। रचना बोली, घर के काम करने में कोई थकता नहीं है बाबूजी, यह क्यों नहीं करते कि मेरे बताए गए काम को करने में आपको तकलीफ होती है। इतना कहकर वो अपने कमरे में चली गई। यह कोई नई बात नहीं थी, समय के साथ साथ ऐसा जगदीश बाबू के साथ ऐसा ही होता। बहू बेटे के सामने चाशनी के डूबी बातें करती और उसके जाते ही कर भी बोलते लगती। जगदीश वो विकास को नहीं बताया क्योंकि वो दोनों के बीच लड़ाई का कारण नहीं बनना चाहते थे, इसलिए चुपचाप रह जाते थे। जब पत्नी जिंदगी को जीते थे, उसके जाने के बाद भी नौकर चाकर घर में थे तो उन्हें कोई कमी नहीं होती थी और ना ही कभी काम करने की ज़रूरत पड़ी थी। सब कुछ कितना अच्छा चल रहा था, परंतु अचानक कैंसर के कारण पत्नी दुनिया को छोड़कर चली गई और जगदीश बाबू अकेले रह गए। बाजार जा रहे जगदीश बाबू सोच रहे थे कि अब वो करे तो क्या करे। यह सब काम उन्होंने कभी किया नहीं है। जो बहू पहले काम मीठा मीठा बोल कर करवाती थी, वही काम अब उसने ताने देकर जबरदस्ती करवा रही है। एक रोज तो हद ही हो गई जब विकास के अनुपस्थिति में रचना जगदीश बाबू से बोली, पापा जी आज काम वाली बाई नहीं आई है तो आपने बर्तन धो लीजिएगा। हाँ देखिएगा अगर सिंक में
बर्तन ज़्यादा पड़े हो तो उन्हें भी धो दीजिएगा। जगदीश बाबू सोच में पड़ गए कि मैंने कभी आज तक बर्तन नहीं मांजा, पत्नी ने कभी बर्तन मांजने को नहीं कहा और आज ऐसे दिन आ गए हैं कि बहू उसे बर्तन मचवाएगी। विकास के आते ही वही रचना इस तरह से बदल जाती थी मानो वो एक स्त्री न हो, दो स्टाइलिश किरदार निभा रही हो। एक रोज जगदीश बाबू सुबह की सैर करके आए और थक कर लेट गए। विकास उस वक्त घर में ही था। वो बोला, क्या बात है पापा, आज आप थके थके लग रहे हैं। जगदीश बाबू बोले, बेटा आज मैं घूमने गया था तो मुझे चक्कर आने लगा था। विकास बोला, पापा 2-3 दिन बंद कर दीजिए, थोड़ा आराम कीजिए, गर्मी बढ़ गई है तो हो सकता है इसी वजह से आपको चक्कर आ गए हो। इतना कहकर विकास अपने कमरे में निकल गया। कुछ देर बाद रचना आई और जगदीश बाबू को सब्जी लाने को कहा। उन्होंने कहा, बहू मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो रचना बोली, पापा जी सब्जी नहीं लानी है तो मत लाइए, कम से कम तबीयत खराब होने का बहाना तो मत दीजिए। अब घर में रह रहे हैं तो कुछ तो काम करना ही होगा, थोड़ी सी ताकत आ जाए तो जाकर बाजार से सामान ले आऊँगा। रचना ने 2 रोटी सब्जी लाकर उसके सामने रख दी। बेचारे चुपचाप खा लिए, फिर सब्जी लेने के लिए निकल गए। उस अवस्था में वो सब्जी लेकर वापस आ रहे थे तो उनकी हालत खराब हो रही थी। किसी तरह वो घर आए और सब्जी टेबल पर रखकर अपने कमरे में जाने लगे तो बहू बोली, बाबूजी कहाँ जा रहे हैं? देखिए मेरी मम्मी आई है, उनके लिए 2 कप चाय ले आइए। अभी इतने दिनों बाद मम्मी आई है तो मुझे उनके पास बैठना पड़ेगा। पर बहू मुझे बहुत चक्कर आ रहा है। बाबूजी आप हर काम में इतने बहाने क्यों बनाते हैं? चुपचाप चाय बनाकर लाइए। बहू की बातें सुनकर जगदीश बाबू चुपचाप चाय बनाने के लिए चले गए और 2 कप चाय बिस्किट नमकीन ला कर के ले आए और उनकी हालत इतनी ख़राब हो रही थी कि उसने ठीक से खड़ा भी नहीं होता जा रहा था। तभी रचना ने अपना एक पैर उनके आगे बढ़ा दिया और वो लड़खड़ा गए और चाय रचना की मम्मी की साड़ी पे गिरी। अरे बाबूजी ये क्या कर दिया आपने? चलिए जाइए जल्दी से कपड़ा लेकर आइए और मम्मी के कपड़े को साफ कीजिए। दंग जगदीश बाबू बहू का मुँह देखने लगे। बाबूजी मेरा मुँह क्या देख रहे हैं? सुनाई नहीं देता आपको? जल्दी जाइए ना। जगदीश बाबू चुपचाप कपड़ा ले और रचना की मम्मी के पैरों को साफ करने लगे। उनकी आंखें जलजला आई। उधर माँ बेटी जगदीश बाबू को निराशा देखकर दोनों इशारों में मुस्कुरा रही थी। बेचारे सीधे बिस्तर पे जाकर पसर गए और पत्नी की तस्वीर को सीने से लगा कर रोने लगे। क्यों मुझे छोड़ गई अकेला? तुम जानती हो मैं तुम्हारे बिना कुछ नहीं कर पाऊंगा। यहाँ मुझे किसके भरोसे छोड़ गई? रचना अपने कमरे से निकल कर आई और बोली, बाबूजी यह रोकर आप क्या जताना चाहते हैं कि हम आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं? तो वक्त का खाना मिल रहा है, सोने के लिए जगह मिल रही है और इस बुढ़ापे में इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए? और इससे ज़्यादा तो मैं कर भी नहीं पाऊंगी। अगर आप अपने बेटे की गृहस्थी छोड़ना चाहते हैं तो उनसे मेरी शिकायत कर दीजिए। इतना कहकर वो चली गई। शाम में बेटा आया, पिता का हाल चाल पूछा, उन्हें दवाई दी। जगदीश बाबू ने उसे एक शब्द नहीं कहा पर अपमान घट रहा, अब उनसे सहन नहीं हो रहा था। उन्होंने मन ही मन कुछ फैसला लिया और एक कागज में अपने बेटे के नाम चिट्ठी लिख दी। बेटा विकास, मेरी जो भी संपत्ति है वो तुम्हारी है, पर वो संपत्ति सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी और तुम्हारे बेटों की है रहेगी, पर उस पर तुम्हारी पत्नी का कोई भी अधिकार नहीं होगा। मुझे सरकार पेंशन देगी, उससे मेरा जीवन यापन आराम से हो जाएगा। अब तुम्हारे घर में मैं एक पल भी नहीं रह पाऊंगा, क्योंकि जहाँ मुझे सम्मान की सूखी रोटी मिले वही मैं जीना चाहता हूँ। अपमानजनक कचौड़ी से अब मेरा मन भर आया है। अपने पिता को माफ़ करो और मुझे अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीने दो। यहाँ आकर मैं इतना तो जान गया हूँ कि हकीकत दिखाए गए सपने से बिल्कुल विपरीत होते हैं। आखिरकार इतने अपमान के कारण जगदीश बाबू ने रचना का घर चुपचाप छोड़ दिया और अपने कस्बे वाले घर में रहने चले गए, जहाँ उनके बहुत से शुभचिंतक रहते थे, जिन लोगों से उनका खून का रिश्ता या कोई
रिश्तेदारी नहीं था, परंतु वह सब उनको मानव का नाता रखते थे। आज जगदीश बाबूजी का जन्म दिन था, लेकिन विकास जैसे ही पिता के कमरे में गया, उन्हें तो वहाँ न पाकर वह चिंतित हुआ और फिर उसने द्वारा लिखी गई चिट्ठी पढ़ी और रचना से सवाल जवाब किया। रचना बड़े बेशर्मों से पूरी घर के थोड़े बहुत काम ही तो करना वो कहती थी, और तो मैंने उनसे कुछ नहीं कहा, और वैसे भी मैंने उनका कोई ठेका नहीं ले रखा है। विकास ने गुस्से में एक तमाशा रख दिया। ये तुम कैसी बातें कर रही हो बाबूजी के बारे में, और याद रखो अगर बाबुल बोओगे तो आम नहीं पाओगे। जैसे तुमने मेरे पिता के साथ किया, वो सब कुछ तुम्हारे साथ में दोहराया जाएगा। अपनी माँ का सम्मान और दूसरे के पिता का अपमान। आज मेरी माँ मेरे पिता के दुख में शामिल नहीं हो रही। हो सकता है तुम्हारे दर्द को बांटने के लिए मैं भी न रहूं। विकास अकेला पिता से मिलने गया, दौड़कर उन्हें सीने से लगा लिया। जगदीश बाबू भी अपने बेटे के सीने से लिपटकर खूब रोए। विकास से माफ़ी मांगी और दोबारा साथ चलने के लिए कहा तो जगदीश बाबू बोले, बेटा मैं अपनी ज़िंदगी जी चुका हूँ, बस इतना ही कहूँगा। अपने बच्चे को अच्छे संस्कार दो और अपने गृहस्थी संभालो। मेरा बच्चा हुआ समय यहाँ खुशी से बीत जाएगा। खाने भर के लिए मुझे पैसे मिल जाते हैं, तो मुझे अब किसी चीज़ का लोभ नहीं है। आज तक समाज से जीता आया हूँ, समाज से आंखें बंद हो जाए, बस इतनी से ही काम। बाबूजी, मैं आपको अकेला नहीं छोड़ सकता। आपका आत्मसम्मान मैं आपको लौटा कर रहूँगा, चाहे मुझे कोई भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। विकास जैसे ही बाबूजी को लेकर वापस घर पहुंचा, दोनों माँ बेटी सब पका गई। विकास ने गुस्से में 2 थप्पड़ रचना के गाल पर जड़ दिए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बाबूजी के साथ इतनी घटिया हरकत करने की। जगदीश बाबू बोले, बेटा जाने दे, जो हो गया सो हो गया। नहीं बाबूजी, मैं आपके आत्मसम्मान के साथ कोई भी समझौता नहीं कर सकता। यह मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं है। दामाद को इतना गुस्से में देख रचना की मम्मी चुपचाप वहाँ से खिसकने लगी, तो विकास गुस्से में बोला, ठहरो सासू माँ, जब आप जा ही रही हैं तो अपनी बेटी को भी साथ ले जाइए। मैं नहीं चाहता मेरे पिता को और जिल्लत होना पड़े। मैं सब कुछ छोड़ सकता हूँ, लेकिन अपने बाबूजी को नहीं छोड़ सकता। रचना की मम्मी बोली, मैं बेटी को लेकर कहाँ जाऊँगी। वाह सासू माँ, जब आपको पता है फिर भी आप दूसरे के पिता के साथ ऐसी गंदी हरकतें कर रही हैं। शर्म नहीं आई आपकी इतनी उम्र होने के बाद भी ऐसी बचतानी हरकतें करते हुए। विकास की बातों से रचना की मम्मी का सर जमीन में कट गया, तो रचना माफ़ी मांगते ससुर के पैर में गिड़गिड़ाने लगी। ससुर बाबूजी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं अपनी माँ की बातों में आ गई थी। नहीं रचना, तुमने जो गलती की है इसकी माफ़ी नहीं मिलेगी। चुपचाप अपना सामान उठाओ और निकल जाओ यहाँ से। मुझे तुम्हारी अब कोई बकवास, कोई नाटक नहीं सुनना है। विकास ने रचना का सामान लाकर बाहर फेंक दिया और हाथ पकड़कर उसे बाहर निकालने लगा, तो जगदीश बाबू ने उसको रोक लिया कि बहू घर में नहीं जाएगी भी कहाँ। हमारी बहू उस घर की इज्जत है। मेरा तो पता नहीं मैं कितने दिन जीऊँगा, लेकिन अगर हमारे घर की इज्जत एक बार चली गई तो वापस नहीं लौट पाएगी। बहू यहीं रहेगी और यह मेरा आखिरी फैसला है। विकास रचना से बोला, देखो तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मेरे पिता के साथ तुमने इतना गलत किया, फिर भी वो तुम्हारे हिसाब खड़े हैं। अपने बाबूजी के कहने पे मैं आखिरी बार तुमको माफ़ कर रहा हूँ, लेकिन आइंदा से ऐसी तुमने कोई भी हरकत की तो सोच लेना। रचना की मम्मी ने भी आगे बढ़कर उसके बाबूजी से माफ़ी मांगी और चुपचाप वहाँ से चली गई। उस दिन के बाद से रचना ने जगदीश बाबू को कभी परेशान नहीं किया, उल्टा खूब उनके दिल से सेवा की, क्योंकि वो भी अच्छे से जानती थी कि विकास से उसे घर में निकाल दिया तो वो कहीं की नहीं रहेगी। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल पर यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ।
कहानी में अंत तक बने रहने के लिए आपका दिन से बहुत बहुत धन्यवाद।